लेक्चर के चैप्टर है, उनको सोच रहे हैं कि बहुत दिन में खत्म कर देते हैं। अभी चैप्टर शुरू हो और बीच में जैसे रुक जाए तो ये तो फिर सही बात है। ये शीट जो है अभी सबसे गई दोनों शीट डाल दो ना, तब तक ये लोग मोबाइल निकाल लो अपने अपने से बात मैसेज कर लेना। कल फिर मुझे एक मैसेज आया, कल सनाविल भाई हमको भेजे हैं आई लव यू सर। मैं खुश हुआ, जब ऊपर से दिख जाता है ना मैं खुश हुआ। और क्या यार बेइज्जती करा रहे हो तुम? बस ठीक, सही लगा है ना? सही। अरे इसको बंद करो, इनके कर्म हैं और क्या बताएं। छोड़ो, आइए लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर। टोटल 2.5 लेक्चर का चैप्टर है, लेकिन हम इसे 3 तक ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद माइक्रोब्स 2 लेक्चर का है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 लेक्चर का है। ये बताइए ओरवाल सर कब तक पढ़ाएंगे? 9 तक। आज कितनी है? 6, 7, 8 खत्म हो जाएगा ये सुनो हम क्या कर रहे हैं तुम सुनो तो, इस बार एक नई टैक्टिक अपनाई जाए। पता है क्या? सुनो तो, एक नई टैक्टिक अपनाते हैं। 11th खत्म ही हो गई, 12th में जो 2-2 एक दिन वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले निपटा दो। 19 तारीख तक 19-20 तारीख तक आप लगभग 5-6 चैप्टर निपटा दोगे और फिर ले आएंगे जेनेटिक्स, क्योंकि इस बार अपन इतना तगड़ा गए हैं, उम्मीद से खतरनाक है। नहीं, मेरे को खुद आज तक ऐसी उम्मीद अपने आप से नहीं है। मेरी जेनेटिक्स जब भी शुरू हुई है फरवरी में हुई है, जनवरी से फरवरी के बीच जेनेटिक्स आ जाती है। इस बार बहुत जल्दी आ गई है, इससे आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। पूछे क्या? मैराथन बहुत लंबी होगी और मैराथन जो है बहुत लंबी चलेगी, मतलब बहुत डिटेल्ड चलेगी और कई बार हो जाएगा रिवीजन। इससे हमारा फ़ायदा होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? हाँ चलो समझिएगा बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। जब भी आप कपड़े खरीदने जाते हो तो वहाँ पर आप जैसे मतलब कुछ भी खरीदने गए तो आपने कहा मुझे साड़ी दिखा दो, तो साड़ी में भी वो पूछता है कि कौन सी साड़ी, सिल्क की, कॉटन की या जिसकी भी, प्लास्टिक की, है ना। तो किसी भी चीज़ की फिर आप बोलते हो भैया मेरे को सिल्क में चाहिए, फिर पूछेगा लाल चाहिए, काली चाहिए, बैगनी चाहिए, है ना, लाल। हाँ अब सुनो तो इधर अब क्या है, जो है तुमने बोला साड़ी कौन सी चाहिए, ठीक है, तो उसने बताया गुलाबी। ठीक, चलो सुनो, अपनी अपनी पसंद के अनुसार लोग बता रहे हैं। अब आपने क्या कहा? बेटा हो गया, मेरा क्लास से ध्यान रखो, कसम भगवान की। अभी भी इतना दम रखते हैं कि भागते हुए आएंगे पीछे। इधर आओ, चाहे 2-4 लिगामेंट और मिल जाए हमारे, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो हमारी बात। कहते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी इन वन लाइन। समझ रहे हो अन्नू? तुम अन्नू, डाइवर्सिटी बैग रख दो, आराम से बैठो, टिपल थी मार के एकदम। डाइवर्सिटी का मतलब विविध। लड़की है भैया, क्या देख रही हो? अब सुनो, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, वैरायटी का मतलब विविधता। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हम वैरायटी देखते हैं, हम सब के चेहरे सेम है कि अलग अलग है? कोई बहुत खूबसूरत है, आने दो, बाल आने दो अभी। कोई बहुत खूबसूरत है, कोई कम खूबसूरत है, कोई ठीक ठीक खूबसूरत है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग के चेहरे में क्या दिख रही है? विविधता। कुकुर, पिलार, शेर, सियार सब देखने में कैसे हैं बेटा? अलग अलग।
पक्का। बैगन का पेड़ देखो अलग है, बैगन का फल देखो अलग है, वहीं पर आम का फल देखो अलग है। तो ये है आपकी बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग स्पीसीज का पाया जाना, या एक ही स्पीसीज में अलग अलग इंडिविजुअल जो हमें दिख रहे हैं, ये है बायोडाइवर्सिटी, जो कि 1.7 से 1.8 मिलियन है, ऐसा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और यकीन करिए सिलेक्शन इधर होगा, ठीक है इधर। अब सुनो हमारी बात, अभी तुम कक्षा 12 में होगे, हाँ 11 में, तो थोड़ा शर्म कर लो बेटा। अब इधर सुनो, वैसे एज इज जस्ट अ नंबर, डोंट वरी। हाँ अब सुनो भाई, रुक जाना मत, परेशान कर। बायोडाइवर्सिटी, मजेदार बात सुनिएगा, बायोडाइवर्सिटी हमारी लगातार खत्म हो रही है, ठीक है, बहुत तेज खत्म हो रही है। मजेदार बात नहीं है, दुख की बात है। आने वाले 200 सालों के अंदर धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है, कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं। 200 साल कंप्लीट नहीं होंगे, उससे कम में खत्म हो जाएगा। 100 साल में आधी जाएगी, 200 साल में पूरी चली जाएगी। धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। रे मोती मॉल, हरिगर्ल्स हॉस्टल सब खंडहर हो जाएंगे। हाँ कोई नहीं, मैं खंडहर घूमूंगा। सुनो, तो अब इस बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है, हमें बचाना है। बचाना क्यों है समझना। देखो इकोलॉजी एक बड़ी प्यारी लाइन क्या लिखती है, कोई भी स्पीसीज अकेले जिंदा नहीं रह सकती है, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो। प्लांट है, आप कहोगे सर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये तो आराम से अकेले रह सकते हैं। गलत। प्लांट को भी बैक्टीरिया चाहिए होता है, ताकि बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को तोड़े और प्लांट उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब। तो सीधी सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं तो हम ही नहीं होंगे, और हम ही नहीं हो, और इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मज़ेदार बात क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हो रहा है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंसान को ही मिलेगा, और कर भी इंसान ही रहा है। समझिएगा, आप ऐसे समझिए, आप एक नाव पे तैर रहे हो और आप उसी नाव की लकड़ियां तोड़ रहे हो, जिस नाव के थ्रू आप तैर रहे हो, और अल्टीमेटली डूबोगे आप ही। तो हम बायोडाइवर्सिटी का लगातार बायोडाइवर्सिटी अपनी खत्म करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मैं एक बात बड़ी अच्छी बोलना चाहूँ, बात बोलनी थी यार इधर। तो अब क्या है, वरना मेरे कुछ दोस्त यार बुरा मान जाएंगे जो ये काम करते हैं, वो दोस्त यार है ना मेरे। तो इधर आओ। तो तीसरे पिलर के बाद जितना एरिया पीछे तक नहर थी, नहर बहती थी यहाँ पे, और उसे आज भी बोलते हैं नहर पट्टी। आज भी सरकारी कागजों में वहां से नहर गुजर रही है। ये जितना छपेड़ा उपेड़ा है, ये सब नहर है। ये नहर विभाग की जमीन है भाई, ये नहर IIT तक गई है, ठीक है। सालों ने क्या किया, नहर को पाट के नहर को, और जो नहर, इन्होंने एक्वेटिक इकोसिस्टम खराब किया, एक्वेटिक इकोसिस्टम बर्बाद किया। अब काका इंस्टीट्यूट ने क्या किया, समझना बेटा, काका इंस्टीट्यूट ने क्या किया, काका इंस्टीट्यूट हो गई फेमस, ठीक भाई, उन्होंने परचम गाड़ दिया एकदम, ठीक। तो उनके चक्कर में लोग हॉस्टल वाले आने लगे। अब थोड़ा जंगल कटा, कटता कब कटा गया कि पता ही नहीं चला भैया। सीधी सी बात है, मैं बोल रहा हूँ, ये बिल्डिंग, ये वाली जिस बिल्डिंग में अपन बैठे हैं, ए भाई ये वाला कार्ड ली हो यार, है ना, अजीजर ध्यान ले लेगा मेरी। हाँ, इसके ये बिल्डिंग नहर पट्टी पे है, इसके बाद पूरी नहर ही बह रही, देखो नहर बह रही, देखो मछलियाँ। और नक्शे में मैंने बोला है बेटा, आज भी सरकारी नक्शा निकाल में यहाँ नहर बसती थी। तो हमने क्या किया, हमने पूरे काकादेव को एक बार में साफ नहीं किया, हमने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन किया इसका। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में। काका इंस्टीट्यूट और बड़ा हुआ। अब जहां पर बड़ा टीचर होता है ना, जहां पर बड़ी मछली होती है ना, नोटिस करना, वहीं अगल बगल छोटी मछलियां भी रहना पसंद करती हैं, क्योंकि जो बड़ी मछलियां खाएंगी, जो कुतरन गिर गई वो खा लेती है। तो काका सर बहुत बड़े टीचर, हजारों बच्चों का वो ब्रांड था। तो छुटभैया टीचर भी पहुंच गए, ठीक, अपना छोटा कोचिंग खोल लिया, ठीक। जो बच्चा भटक जाए, जैसे मान लो टहल रहा है, अरे साहिल कहते पढ़ते हो क्या, अरे वीडियो नहीं देखी क्या। तो अब बताओ ऐसे शिक्षक से पढ़ोगे, देखो है ना। तो अब हाँ, बहुत लोग तो बता देते हैं साहिल सर 2 महीने के लिए हज करने जाते हैं। सालों को ये नहीं पता हज 2 महीने का होता नहीं भाई, यार हद है, हर साल उनको 4 बार मुरा करा देते हैं। मतलब इस तरीके का मिथ
हाँ उड़ाया जाता है, उड़ाया जाता है। अभी आप किसी कोचिंग में जाओ मज़ा लेने के लिए, हम तो कभी किसी ऐसे सिटी जाएँ जहाँ हमें ना पहचाने, हम तो मज़ा लेते हैं। हम मसूरी गए थे, वहाँ नीट की कोचिंग में पहुँच गए थे मज़ा लेने के लिए। तो आप जाओ, कौन से वित्ता कह दो, वो सर एडमिशन लेना था, पर भैया लोग सब लोग कह रहे साहिल सर से ही पढ़ना है। साहिल सर से? अरे ले बेड़ा गर्क, लो वीडियो देखो। खैर ये अच्छा लगता है कि कोई कोचिंग टीचिंग की मेरी बुराई नहीं करती, ये मुझे अच्छा लगता है। वो इसलिए नहीं करती, वो कमी है नहीं, वो मुझे पता। इतनी भी निकल जाए ना, इतनी सी तो साले खोद के निकाल देंगे, खोद के। अब काकादेव सोचो कितना कायदे से काटा गया, अगर पूरा जंगल एक बार में साफ करते ना तो फंस जाते ये। अब इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी टुकड़ों में जमीन काटी, तो काका सर के साथ दूसरे टीचर भी आ गए। अल्टीमेटली वो सारे छोटे छोटे टीचर मिलकर काका सर को मार दिए जान से। ना स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ राइवलरी बिटवीन टीचर्स एंड काकादेव। ठीक देखो, क्योंकि इंडिया में काकादेव ही एकलौती ऐसी जगह है जहाँ टीचर अपने नाम का खाता है। कोचिंग के नाम से बच्चा नहीं आता, आई एंड आई कुछ भी नाम रख देंगे ना, बच्चा तब भी आ जाएगा। ठीक, अगले साल हम जाएंगे, बच्चा भी जाएगा, आप परेशान ना होइए। पोरवाल सर जाएंगे तो बच्चा भी, झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू धूल नहीं मिलेगी। तो अब क्या हुआ, काका सर की डेथ हो गई। ठीक है, काका सर को सरेआम मार दिया था, खुलेआम क्लास में उनके घुस के। ठीक है, शूट कर दिया उन्होंने, और तब तक मारते रहे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो गए कि काका सर की डेथ हो गई या नहीं हो गई। मतलब वो वन ऑफ द लेजेंडरी टीचर। उसके बाद बहुत टीचर मारे गए, जो कम उम्र में बड़े बने उनके साथ हो जाता है। इधर भाई हम कहाँ, देखो तने बताओ कितनी रूम बच्चा बैठा, 1 2 3 रो, बस टोटल 3 रो है। ये बच्चा इधर बैठा हुआ है। अब सुनो हमारी बात, कहते सुनो तो हमारी बात। फिर मार दिए गए आपके दूसरे अजय नारकर सर, मतलब टीचिंग इंडस्ट्री का बादशाह, बाप मतलब किंग, मतलब वो अपनी क्लास को लेकर दीवाना पागल। वो बहुत ही सनकी आदमी थे। अब बड़ा टेक्निकली मारा गया उन्हें, बड़ा दिमाग से मारा गया। पहले उन्हें पॉइजन दिया गया कि उनका हार्ट बीट एक बहुत तेज़ हो गई, और सबने कहा अरे कार्डियो चलिए, कार्डियो चलिए। अरे भाई वो अलग लेवल के टीचर थे, अलग मतलब अलग। उनकी क्लास अगर आप मतलब लौंडा फैन कि बस सर की क्लास करनी है, और क्लास उनकी अगर किसी दिन वो हो जाए कि बच्चा तबियत नहीं सही, क्लास नहीं लेंगे, तो लिटरली बच्चा उदास हो जाता था। अगर अजय नारकर सर की तबीयत खराब तो बच्चे को मतलब साला उसका दिमाग खराब हो जाता था। इस तरीके की फैन फॉलोइंग उनकी। तो उनको पॉइजन दिया गया, हार्ट बीट बढ़ा, सबने कहा अरे सर कार्डियो चलो, उनका पूरा स्टाफ कार्डियो चलो। अब भाई सर मालिक होता है, अब मालिक चिल्ला देगा तो तुम बोल थोड़ी लोगे। वो कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, बोला ना यार क्लास लेनी, बच्चे बैठे हैं। वो ऐसे करके चिल्लाए, उठे और भाई जी पढ़ाना चालू, और पढ़ाते हार्ट अटैक वहीं तुरंत। पर ऐसे लेजेंडरी लोगों की लेजेंडरी मौत होती है ऑन द स्टेज, और उस काम के साथ जिस काम को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। फिर एक लौंडा हिट हुआ फिजिक्स में, मतलब वाकई में था वो। ठीक, उसकी उम्र थी 26-27 साल। एक को उठा धड़ाक से, उसका नाम था उनका नाम था हारून सर। उनको कोचिंग में घुस के ही मार दिया, कोचिंग में घुस के। और मौसम कौन सा होता है ये भी बता देना, दिवाली का। जितनी भी डेथ होती है ना, तुम देख लेना दिवाली के दिन ना पोरवाल से डाउट बताते ना हम डाउट बताते हैं। क्लास पढ़ाए, गाड़ी में बैठे और सीधे घर बेटा। गाड़ी ऐसे भी नहीं होती, क्योंकि दिवाली में होती पटाखों की आवाज़ में बंदूक की आवाज़ पता नहीं चलती। तो दिवाली के दिन जैसे सर ने बोला बच्चों दिवाली की छुट्टी है, और ये वो बच्चों को भी विश कर रहे थे, जैसे ऑफिस में घुसे तो फिर मना किया गया था डाउट मत पूछिए। वो 3-4 लोग घुसे, सटा के धड़ाधड़ उनको। तो ये बेटा एक ट्रेंड बना हुआ है ना। मैं बचाऊँ 2018 में। 2018 में मैं इतनी पास से बचा था भाई। उससे पहले पता क्या था, मैं बोलता था मौत से मुझे डर नहीं लगता है, मौत तो एक दिन आनी ही है। सामने आई है माँ कसम,
आशीष सर रात में आए थे, खैर बंदा केयरिंग है, साथ में पढ़ाते नहीं थे तब भी तुरंत आ गए थे। आशीष सर रात में ही आए थे, उनके एक मित्र हैं उनको छोड़ने गए, उनके गेट पे खड़े हैं, गेट पे वो जैसे अंदर घुसे आगे से निकला एक आदमी लोड के, इस पहला फंस गया। हम कहे बहुत अच्छा। नहीं लेकिन एक बात है, मौत का एक्सपीरियंस है हमको, 30 सेकंड के अंदर आपको पूरी जन्म कुंडली याद आती है। बस वो तो ये भगवान फंसा रहे, साले ने दूसरा निकाल दिया। और 6 हम अकेले, न हथियार न कुछ, बस गनीमत ये थी कि हम कार के अंदर थे और कार हमारी रॉकेट थी। बस जैसे ही क्लच दबाए धाए से उछल गई, भाग गई। अब समस्या क्या कि उसमें पेट्रोल नहीं। हमेशा फुल कर, एक स्टाफ था मेरा नवाब, तो जब भी हम क्लास पढ़ाएं तो उतनी देर वो BMW काकाते में नचाता रहे, पूरे काकाते में सब लड़कों को कूदम। तो एक अली अपने नवाबी में कि एकदम मैं BMW से चलता हूँ, है BMW बता के कि मेरी है। तो नवाब भाई लेके घूमते रहे, और थे नवाबन पूरा एकदम 6 घंटे की मैराथन हुई। हम पहुँचे अब पेट्रोल बीप मारने लगा। अब भैया हम कहे यार स्कॉर्पियो पीछे मौत भाग रही हो, सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या है? कोचिंग। भागते हुए कोचिंग आए और डॉट एक्सिस बिल्डिंग पे ही बंद हो गई गाड़ी, और स्टाफ को हम कॉल पहले कर, सब नीचे खड़े थे। स्कॉर्पियो निकल गई और पता जैसे जैसे रखा था तुरंत भाई तुरंत। तो अब सोचिए इस बायोडाइवर्सिटी को आपने खत्म कर दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए, सोचिए। और ऐसे ही अभी आप चले जाओ कल्याणपुर साइड, रोज फ्लैट बन रहे हैं भाई, रोज फ्लैट, क्योंकि तुम लोग बास तो आओगे नहीं, तुम लोग बास तो आओगे नहीं, दिन दुगना रात चौगुना अपना। अब रोज, हाँ भाई रोज फ्लैट बन रहे हैं और धड़िल्ले से बिक रहे हैं। हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व, बेटा उनका फ्लैट नहीं है पोरवाल सर का, बेटा उसको महल कहते हैं। तो अब फ्लैट कह के हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब सुनो हमारी बात, कहते हैं कि हमने बायोडाइवर्सिटी खत्म की। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर एक बात बताओ, हम डेवलपमेंट फिर ना करें क्या? अगर काकादेव नहीं होता तो सर अगर ये कोचिंग हम नहीं होता तो हम पढ़ते कहाँ? क्वेश्चन अराइजेस, तो सोल्यूशन ढूंढिए ना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। हाँ ऑनलाइन, इधर आओ बेटा, ऑनलाइन स्टडी अगर अच्छी होती तो बेटा ऑनलाइन वाले ऑफलाइन ना आते। क्वेश्चन अराइजेस, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन नहीं जा पाता है क्योंकि वो अपने मूड में पढ़ाता है, बच्चे की आंख में देख के पढ़ाता है। तो आप अब लड़ाई चल रही इस समय इकोलॉजिस्ट के बीच। इकोलॉजिस्ट कह रहे हैं इकोलॉजी बचाओ, डेवलपमेंट वाले कह रहे हैं भाई डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम, आबादी बढ़ रही है, क्या सर पे बैठाएंगे क्या? तो इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है जो मैंने पर्सनली सोचा है कि एक कंपलसरी रूल होना चाहिए कि जो भी बिल्डिंग जहाँ भी बनेगी उसकी छत पर पूरे का पूरा घास बिछाओ। नहीं समझे हमारी बात? जो भी बिल्डिंग है उतने लैंड एरिया की छत पर छत को यूज ना करें, उस पर पूरा जंगल बसा दो। बहुत बढ़िया, पॉसिबल है, पॉसिबल है भाई। ये मैंने सोचा है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, एनसीईआरटी की नहीं। एनसीईआरटी कुछ नहीं सोचवाती है, एनसीईआरटी कहती है जंगल काटना बंद करो। ठीक है, अब जंगल अगर हम काटना बंद करेंगे तो समस्या, देखो मैं दो तरफी बातें कर रहा हूँ, मैं दो मुँह साफ हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ कि जंगल मत काटो, क्यों? प्रकृति खत्म तो आप खत्म। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, जंगल काटो। अगर काटोगे नहीं तो लकड़ी से इतने सारे आइटम बन रहे, टेबल बन रही, चेयर बन रही, कुर्सियां बन रही, मेज बन रही, वो कैसे बनेगी? कारपेंटर का एम्प्लॉयमेंट आप छीन रहे हो, वुडन फैक्ट्रीज का एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हो। तो एक तरफ डेवलपमेंट वाले रोड़ा लगाएं, दूसरी तरफ इकोलॉजिस्ट वाले रोड़ा लगाएं, और हर साल हिंदुस्तान, चीन, अमेरिका, जितने बड़े बड़े मुल्क हैं, हर साल, लड़की सीधा बैठ, हर साल अलग अलग मुल्क एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक मीटिंग करते हैं कि हम लोग एनवायरनमेंट को बचाएंगे, ये वो, और साथ में उनके फ़ोन पे मैसेज टाइप हो रहा होता है, हाँ वो फैक्ट्री वाली ज़मीन जो होती है वो खाली कराई कि नहीं कराई, वहाँ का जंगल साफ हुआ, अरे यार वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आ रही है। मतलब दो तरफी बात कहते हैं। हर बार वो शपथ लेते हैं और जो वो शपथ में कहते हैं उसके बीच बीच में नहीं लगा दो। ठीक है, हम जंगल बचाएंगे, हम जंगल नहीं बचाएंगे। प्रकृति का नुकसान सबका नुकसान है, प्रकृति का नुकसान किसी का नुकसान नहीं है।
आप नहीं लगाते जाओ। अब ये समस्या इतनी ग्रिम हो गई है, इतनी ज़्यादा पकड़ लिया इसने सोसाइटी को, क्योंकि देखो पैसा बहुत ताकतवर होता है, पैसे के दम पे आप कुछ भी कर लेते हैं, ठीक, बहुत ताकतवर, आपकी सोच से ज़्यादा ताकतवर है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब अगर आज मौजूदा समय एलोन मस्क चाह लेगा या जुकरबर्ग चाह लेगा, देश की सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल देगा, सरकार खड़े खड़े, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा पूंजीपति चलाएगा, हमेशा जिसके पास पैसा वो गवर्नमेंट चलाएगा। अच्छा, एलोन मस्क के लिए 50 करोड़ रुपये बड़ा हो गया क्या? नहीं, उसका शेयर ऊपर नीचे होता है ना, तो 5-5 हज़ार करोड़ का होता है। तो अब 402 टोटल आपके यहाँ मिनिस्टर्स हैं, 50-50 करोड़ सबको बांटा, 5 चौक 20, 2000 करोड़, उसको क्या फर्क पड़ता है 2000 करोड़ का? 2000 करोड़ समझो ऐसा जैसे तुम्हारे लिए 5 रुपए, वो भी शायद उसके लिए ना हो। तो गवर्नमेंट पूंजीपति चला रहा है और देश गवर्नमेंट चला रही है, तो अब गवर्नमेंट फंस गई है ना, जंगल बचाए कि पूंजी की सरकार बचाए। मैं किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए इसमें कौन थी बीजेपी, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, और जैसे ही कांग्रेस आएगी मैं कांग्रेस का हो जाऊँगा, ठीक है, जो सरकार उसके हम, क्योंकि पूछो क्यों इतना मजबूत नहीं क्योंकि सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी, वो कल अभी इसी वीडियो को सही कर देगी। आप सुनो, तो अब सोचो, कहते हैं कि अगर कोई एलियन बाहर की दुनिया से आए हमारी धरती पर और यहाँ तरह तरह के जीव देखे, देखो तुम नहीं चौंकते हो, लेकिन अगर तुम एक बार मेरी निगाह से देखो तो सोचो, सांड का शेप साइज अलग, भैंस का शेप साइज अलग, कटहल का शेप साइज अलग, आम का शेप साइज अलग, ह्यूमन का शेप साइज अलग। सोचो कितनी ज्यादा वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो एनसीईआरटी कुछ ऐसा लिखती है, ऐसे जाएगा, एनसीईआरटी कुछ ऐसा लिखती है कि अगर कोई एलियन हमारे प्लेनेट को विजिट करता है, यार बैठ के मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, अगर कोई एलियन आपकी अर्थ को विजिट करता है तो इतनी सारी डाइवर्सिटी देखकर वो चौंक जाएगा। लेकिन हम लोग कभी नहीं चौंके, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता डाइवर्सिटी से। शाम को आपके मन में चिकन चल रहा होगा या मटन चल रहा होगा, और बताते हैं बायोडाइवर्सिटी बचाने की। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आइए देखिए, ये क्या देख रही है इस बात का मुझे कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है। ये क्या पता मेरा नाम गूगल कर रही हूँ, है ना। अब सुनो, कुछ भी देख रही है बड़े मन से देख रही है। इधर सुनिए, तो पहले एक कल्चर हुआ करता था, पहले एक कल्चर, लाइट ऑफ कर दो, पहले बेटा अलग से आवाज़ दे रहे हो यार, अभी फर्जी सनक जाएंगे, क्या मतलब होगा, और दर्द में बहुत दर्द होने लगता है। तो इधर देखो बेटा, पहले एक ट्रेंड हुआ करता था साइबर कैफे का, है ना। हर 50 से 60 साल की आंटियां फेसबुक पे आईडी बनाती थी एंजल प्रियंका के नाम से, हाँ, एंजल प्रियंका के नाम से आईडी बनाती थी 50-60 साल की आंटियां, है ना, और अपने आप को कॉलेज गोइंग गर्ल बताएंगे, है ना। तो बेटा इधर देखो, बड़े मन से बोलना, तभी आंटी इधर देखेंगी। अगर आप चाहते हैं आंटी इधर देखें तो आपको बड़े मन से उन्हें बोलना पड़ेगा, मेरी तरह बोलना पड़ेगा। बोलो, और आंटी। आपके बोलने में नशीलापन नहीं था, बोलिए और आंटी, और आंटी। एफबी मतलब फेसबुक, पक्का, जिसका मालिक अंबानी है। अच्छा इधर आओ बेटा, और से हुआ ऑर्किड, और से क्या हुआ ऑर्किड, आंटी से आंट, आंट मतलब हाथी। अच्छा, एफ से फिशेस, बी से बर्ड नहीं बेटा, बी से बीटल। आपको लगता होगा बीटल कोई एक स्पीसीज है, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। बीटल कोई एक स्पीसीज नहीं है, वो बीटल जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। फिर समझना मेरी बात, बीटल कोई एक स्पीसीज नहीं है, बीटल एक बहुत बड़ा क्या है भैया, ग्रुप। ऑर्किड की वैरायटी है, ऑर्किड की स्पीसीज है 20,000। चींटी आप एक स्पीसीज समझते हो बेटा, चींटी एक ग्रुप है, 20,000 से ज्यादा। चींटियों में कितनी स्पीसीज आती है, 20,000 से ज्यादा। आंट कोई एक स्पीसीज नहीं है, चींटी में 20,000 से ज्यादा स्पीसीज आती हैं। फिश 28,000 स्पीसीज, और बीटल 3 लाख। इमेजिन करो यार,
ईमानदारी से अभी तक हम लोग बीटल को एक स्पीसीज मानते थे कि बीट कुछ मानते ही नहीं थे, ना इतना इंटरेस्ट है कि हम सोचें। ये भी बात सही है। बोलो और आंटी, एफबी, मन से बोलो यार। आपके बोलने में नशीलापन नहीं है, ना आंटी ना बिटिया, कोई नहीं देख रहा है। बोलो और आंटी। तुम लोग हो ही नहीं बदतमीज, इसका मतलब ऐसे बोलो और आंटी। तुम लोग ही बोल दो बेटा, तुम लोग ही शेयर। हाँ बोलो और आंटी। एफबी और से क्या है, और के। आंटी से, एफ से, बी से। मैंने इसे इस सीक्वेंस में अरेंज किया है बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर? कोई व्यक्ति एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा बायोडायवर्सिटी की, पहले ही बता दे रहा हूं। जो शीट आ रही उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बोलो 20,000, 20,000 से ज्यादा, 28,000, 3 लाख, 20,000, 20,000 से ज्यादा। जितना तेज बोलोगे उतना पूरा रटने का चैप्टर है। 20,000, 20,000 से ज्यादा, 28,000, 3 लाख, 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 20,000, 20,000 से ज्यादा, 28,000, 20,000, 20,000 से ज्यादा, 28,000। और से क्या था? आंटी से, एफ से, बी से। ये तैयार हो गया है। एक बार और 20,000, 20,000 से। एकदम क्लियर है ये वाली बात? आगे देखिए, ये है एडवर्ड विल्सन। बड़े ही बेहतरीन शख्स है। मैं इसे से ना पढ़ना, मेरा बहुत ही प्यारे शख्स है। इनके बारे में सुनिएगा। विल्सन का एक ब्लेड भी आता था पहले, याद है? इन्होंने बात किया था, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द को पॉपुलराइज किया था। नहीं, शब्द था पहले भी, लेकिन इसको पॉपुलर बनाने वाले कौन थे? एडवर्ड विल्सन। डाइवर्सिटी किसी भी लेवल पे देखो आप, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मुझे अभी याद नहीं है, जब मैं 11th में था, 11th में था, हाँ तब मैंने पढ़ा था। अब का मुझे नहीं पता डाटा, तब मुझे पता है। तब एक किताब मैंने पढ़ी थी, प्रदीप फंडामेंटल करके कोई थी, तो उसमें लिखा था कि अभी तक 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढे जा चुके हैं। एटम्स के अंदर 32 टाइप के पार्टिकल। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अब तो बहुत सारे गॉड पार्टिकल, बोसॉन ओसॉन पता नहीं कितने आ गए। तो 32 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल हमने खोजे हैं। आप पढ़ते हो 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखा जाए तो सब एटॉमिक लेवल पे भी विविधता है, वैरायटी है। डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। एक भी बच्चा नीचे मत देखना। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। अब आप एटम देखिए, एटम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम। मॉलिक्यूल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं आपके, H2O, CO2। बोलो यार। मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल की बात कर लो बेटा, अभी पढ़ाया बायोमॉलिक्यूल्स में। पॉलीसेकेराइड अलग होते हैं, प्रोटीन में ना जाने कितनी सारी वैरायटी होती है। बोलो भैया यार। सेल ऑर्गेनल ना जाने कितनी वैरायटी के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। बोलो भैया। सेल भी कितने प्रकार की? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। टिश्यू भी बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। बोलो यार। प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू पढ़ते हो। अर्थात आपको क्या पूरे में वैरायटी दिख रही है या नहीं दिख रही? दिख रही है। मैं तो कहता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बने होते हैं क्वार्क के। आपको पढ़ाया जाता होगा, है ना? हाँ, आप टॉप, ब्यूटी, चार्म, ये सब नाम पता नहीं क्यों दिए गए। ब्यूटी, चार्म, अप, डाउन, टॉप। बोलो बेटा। अब तो कहाँ? टिश्यू। ऑर्गन भी हमारी बॉडी में ना जाने कितनी वैरायटी के बेटा। बोलो। लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तमाम अंग है। पीछे वालों बेटा कितने अंग हैं? बहुत अच्छे बेटा, तुम हमाम लागू। ऑर्गन सिस्टम भी ना जाने कितने प्रकार के। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। नाना प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है बेटा। बस 12, कोई 12th में नहीं पहुंचेगा। ऑर्गेनिज्म देखो कितने प्रकार के, तरह तरह के, विभिन्न रंग स्वरूप के लोग बैठे हुए हैं। कोई सुंदर, कोई काला, कोई गोरा। बोलो बेटा। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। ऊपर
जो मुझसे पढ़ चुका है प्लीज़ मत बोला करो यार, ठीक है? क्योंकि मेरा तरीका है ये सिखाने का, और शुरू से यही है कि मैं किसी चीज़ को एक झटके से बोलता हूँ ताकि दिमाग में फिट हो जाए। बात कहीं और हो रही हो एक सेंटर में चली जाएगी, तो इससे दिमाग में चीज़ें घुस जाती हैं। आप पहले बोल दोगे तो वो मज़ा ख़राब हो जाता है, समझ रहे हो? तुम जादूगर के जादू जानते हो तो फिर जादूगर को जादू दिखाने में मज़ा नहीं आएगा। आओ बताओ, अच्छा जनसंख्या कितनी है? कह रही बहुत ज़्यादा। खदीजा बता रही हैं। हाँ खदीजा बताओ। तुम उससे पढ़ चुकी हो? नहीं, तुम बताओ जनसंख्या कितनी है? हाँ कितना नहीं मालूम है? एग्जैक्ट मत बताओ, एग्जैक्ट तो मेरे बाप नहीं बता पाएंगे। एग्जैक्ट कैसे बता लोगे यार? जितनी देर में पूछ रहे हैं उतनी देर में न जाने कितनी है। इनसे मिलिए, हिंदुस्तान की शान पर बट्टा लगा रही है लड़की, कह रही करोड़ों में। भैया हम लोग अरब डाल चुके हैं, अब कह रही करोड़ों के ऊपर सर, तो अरब तो करोड़ों के बाद ही आता है, तो यही बोल देती एक से ज्यादा। आप सुनो, अरबों में हमारी जनसंख्या। मैंने पूछा था जनसंख्या कितनी है, मैंने देश नहीं पूछा था। मैंने देश अभी बताया ही नहीं। पहले आपको बताना पड़ेगा कितने एरिया की पूछ रहे हो, हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की या चाइना की या नेपाल की। बोलो बेटा, इसका मतलब पॉपुलेशन की डेफिनेशन में ये बताना ज़रूरी है कि कितने एरिया की। चलो भारत की बताओ, बताया तो करोड़, फिर कह रही करोड़ों से ज़्यादा। अब सुनो, चलो इन्होंने कहा करोड़ों से ज़्यादा, मैंने अभी की नहीं पूछी, मैंने 1995 की पूछ रहा था। टाइम बताना पड़ेगा, किस टाइम पे आप बता रहे हो। पहला क्या बताना पड़ेगा, दूसरा क्या बताएंगे, क्योंकि वक्त हर वक्त बदल रही भाई साहब, बहुत तेजी बदल रही हुए है, लोगों का मूड बहुत खराब चल रहा है। अगला सवाल, एरिया बता दिया भारत, समय बता दिया 2024 23। अब बताओ बहुत, हाँ अरबों, कह रहे बहुत होगी अरबों। गलत, स्पीसीज नहीं बताई, कुत्ता की, बिल्ली की, सांड की, बोलो बेटा, कि ह्यूमन की। स्पीसीज बताना पड़ेगा, एरिया बताना पड़ेगा और वक्त बताना पड़ेगा, तब आप बता पाओगे क्या पॉपुलेशन। क्या काकादेव में सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन है, चींटी की नहीं है? बिल्ली की? बिल्ली की है? छिपकली की? अच्छा, इसका मतलब पॉपुलेशन लेवल पे भी हमें क्या दिख रही है, डाइवर्सिटी। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। ये बताइए, अगर काकादेव से सारी स्पीसीज हटा दी जाए, अकेले हम रहेंगे, आप रह पाओगे? क्योंकि खाने के लिए कोई एक स्पीसीज और हमको चाहिए, और उस स्पीसीज को खाने के लिए एक और स्पीसीज चाहिए, और उसको रहने के लिए एक और चाहिए। ओवरऑल हमें सब चाहिए, पक्का? तो हमारी जनसंख्या, ये बताओ हम लोग के साथ पोलर बियर रहता है? नहीं। हाँ नहीं। बोलते ही नहीं हो यार। नहीं रहता। अब मेरा एक बड़ा अच्छा सवाल है, छपेड़ा पे घूम रही है एक भैंस, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उसे, काले रंग की है, एक काली काली भैंस घूम रही है, और तुम लोग यहाँ बैठे हो, इधर ओए सीधा बैठ जा, सीधा सीधा, इधर रूम में एसी नहीं तो चलो एसी की हवा ही ले आए। अब छपेड़ा पे टहल रही भैंस पर आप लोग कोई फर्क डाल लो? नहीं डाल लो। मान लो क्लास छूट थी और तुम उधर से गुजरते हो, तुमने केला खाया, केला फेंक दिया, छिलका फेंक दिया, भैंस ने उसको खाया, फर्क पड़ा? फर्क पड़ा। मान लो तुम वहां से जा रहे हो, भैंसिया ली, तुमको उठा के धम से मारी, तुम खत्म। बोलो फर्क पड़ा? तुम लोग सालों, इतने लोग यहाँ जो बैठे हो, इतने लोग छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ, हवा मान लो उसी डायरेक्शन में, तो भैंस को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगी, उसके अंदर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा, ग्राफ राइट साइड शिफ्ट करेगा। फर्क पड़ा? फर्क सबका। अरे बड़ा अच्छा, मतलब मेरे दिमाग से
याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। आपके मैं बहुत प्यारी बात बोल रहा हूँ, सुन लेना, सबके ऊपर अप्लाई होती है, सबके ऊपर, समझना, लग जाओ शादी कर लो उससे। सुनो, बटरफ्लाई इफेक्ट साइकोलॉजी कहती है आपके जीवन में बहुत छोटी छोटी घटना जो होती हैं वो बड़ी घटना को अंजाम देती हैं, और दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। अर्थात जो बहुत छोटी चीज़ तुम्हें लगेगी अरे यार ये क्या है, ये तो इतनी सी बात हुई, और उससे बहुत बड़ी घटना घट सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सीढ़ी पर खाते हुए केले का छिलका फेंक दिया साइड में, और उधरी से एक दूसरा बच्चा उतर रहा था और वो फिसला और उसका सर सीधे लड़ा सामने दीवार पे और उसकी वहां डेथ हो गई। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। और आपने केला इसलिए खरीदा क्योंकि आप नीचे से ऊपर आ रहे थे तो आपने देखा कि सामने केला वाला जा रहा, तो यार सर की क्लास है, क्या पता लंबी क्लास लें, तो लो एक केला खा लेते हैं। वो वहां से इसलिए गुजरा कि वो इस उम्मीद में था कि इधर बच्चे होंगे तो मेरा सामान बिकेगा। अगर आज उसकी तबीयत खराब होती तो वो केले लेके ना आता, और आप केला खाते नहीं और एक डेथ नहीं होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ पाए हमारी बात। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। समझना मेरी बात, आपके जीवन में कोई भी आता है, कोई भी जाता है, बटरफ्लाई इफेक्ट दे देता है आपको, चिपका देता है एक बटरफ्लाई आपके। कोई भी मतलब कोई भी, हर व्यक्ति, मैं आपकी जिंदगी में आया हूँ, इम्पैक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा। जो मुझसे अच्छी आदतें सीखना चाहते हैं वो अच्छी सीखेंगे, और कुछ को और भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरी बात समझना, बटरफ्लाई इफेक्ट समझ गए? यही इकोलॉजी देखती बहुत यार। मैंने आज तक जीवन में नाम नहीं लिया क्लास में, अपनी क्लास में मैंने आज तक कभी ये नाम नहीं लिया, और पता नहीं क्यों नहीं लिया यार। इकोलॉजी को उस नजरिए से देखो, इकोलॉजी इज अ बटरफ्लाई इफेक्ट। इकोलॉजी में हम बटरफ्लाई इफेक्ट देखते हैं, बहुत छोटी चीज का बहुत बड़ा असर पड़ता है भाई जी। आप ये सोचिए, बड़ी छोटी सी बात सोचिए, आप आऊंगा, ठीक है, इसको बंद कर दो। मैं किससे आता हूँ? नहीं, जो मिल जाता है उससे आता हूँ, ठीक। मैं घर से निकला, ठीक है, गाड़ी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, समझना। तो उस मोड़ पर ट्रैफिक था, ठीक है, ट्रैफिक था क्योंकि एक पति पत्नी रोड पर झगड़ा कर रहे थे, और मेरी कार वहाँ पर खड़ी रही 15 मिनट तक, और 15 मिनट तक मेरी कार के इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, ठीक, समझना। वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मान लो धरती का टेम्परेचर 0.01 डिग्री से, बहुत अच्छा पढ़ा है वाकई में, 0 पॉइंट नहीं, अब बहुत अच्छा, ऐसा भी पढ़ाया नहीं, 0.01%, 0.0001% डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया धरती का उस CO2 की वजह से। मान लिया। इससे क्या अंटार्कटिका के आर्कटिक रीजन के पोलर बियर को कोई फर्क पड़ने वाला है? पड़ेगा, इतनी दूर होने के बाद भी पड़ेगा। मान लो वहां पर पोलर बियर, मजा आ रहा है लेक्चर? हाँ, तुम बड़े मन से सुन रहे हो। अब सुनो, ऐसे देखो मत बेटा, डर लगता है। अब इधर सुनो, कहते हैं कि वहां पर एक पोलर बियर खड़ा होकर मछली खा रहा था, ठीक है, एक आइस पे, आइस के नीचे पानी था, और 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से वो आइस की लेयर गल जाएगी, ठीक है, बस इतना ही और बढ़ना था कि वो गल जाएगी, इतना ही और बढ़ना था। नहीं समझा हमारी बात? और वो उस पति पत्नी की वजह से बढ़ा या नहीं बढ़ा? उस वजह से भी नहीं बढ़ा, उनकी शादी की वजह से बढ़ा। इस वजह से भी नहीं बढ़ा, उनके पैदा होने से बढ़ा। और इस वजह से भी नहीं बढ़ा, उनके माँ बाप के पैदा होने से बढ़ा। और इस वजह से भी नहीं बढ़ा, मानव का धरती पे आने की वजह से हुआ है। ना मानव धरती पे आता, ना वो पति पत्नी आते, ना उनकी शादी होती, ना झगड़ा होता, ना मेरी गाड़ी वहां 15 मिनट तक खड़ी रहती, ना उससे 15 मिनट CO2 निकलती, ना 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता, और ना वहां की आइस गलती। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट एंड दिस इज इकोलॉजी। यही इकोलॉजी है। एक ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गेनिज्म पर क्या फर्क पड़ता है, एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ता है।
इन्वायरमेंट पलट के ऑर्गेनिज्म पे क्या फर्क डालता है, यही इकोलॉजी है। हम सब एक दूसरे पर कैसा असर डाल रहे हैं। आप यहाँ बैठे बैठे CO2 बढ़ा रहे हो इन्वायरमेंट की, आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी AC बंद करते क्लास गर्म हो जाएगी भयानक। तो नहीं, सुनो तो मेरी बात, क्यों गर्म हो जाएगी? क्योंकि तुम्हारी बॉडी से हीट निकल रही है। और पता है उस पोलर बियर की मौत होती कैसे? बर्फ पूरी नहीं गलती है, बर्फ का कहीं कोई एक पोर्शन गल जाता है, टांग अंदर फंस जाती है, भारी टांग होती है, टांग अंदर फंस गई और वो निकाल नहीं पाता, तो वो भूख से मर जाता है। ऐसे होती है डेथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जो बात मैंने आपको बताई, ये बहुत बड़े कंटेक्स्ट की बात थी। मैं बहुत बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट दिखा रहा था लेकिन डायरेक्ट असर तो मेरा छपेड़ा पे मौजूद भैंस का, हम लोग का डायरेक्ट असर पड़ रहा है। मेरा डायरेक्ट असर लखनऊ पे नहीं पड़ रहा, मेरा डायरेक्ट असर इस क्लास में पड़ रहा है। मैं जैसे ही क्लास के अंदर घुसा तो तुम्हें पता है तुम्हारा दुश्मन घुस गया। पूछो कैसे? मैं भी अब ऑक्सीजन ले रहा हूँ इसी कमरे में मौजूद। अब हमारे तुम्हारे बीच कंपटीशन हो रहा है, मैं CO2 बढ़ा रहा हूँ, मेरे घुसने की वजह से तुम्हारा कर्व और राइट जा रहा। मैं घुसा तो एक CO2 बढ़ाने वाला घुस गया, तो मैं तुम पर डायरेक्ट असर डाल रहा हूँ, लेकिन मैं लखनऊ में मौजूद एक इंसान को इतना फर्क नहीं डाल रहा हूँ। ठीक, तो जो सुनो, जनसंख्याओं का वो समूह, एक जैसे मान लो हम लोग का हो गया, एक छिपकली का हो गया, एक बिल्ली का हो गया, एक गाय का हो गया, अर्थात हम सब अपनी अपनी जनसंख्या है। ऐसी जनसंख्याएं जो एक दूसरे पर डायरेक्ट असर डालती हैं, उन्हें आसपास रहना पड़ेगा कि दूर दूर, वो मिलकर कहलाती है बायोटिक कम्युनिटी। समझ पाए हमारी बात क्या है? मतलब काकादेव में मौजूद जितनी भैंस है, जितनी गाय है, हम लोग हैं, छिपकली हैं, मच्छर हैं, ये सब एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं, तो हम सब मिलकर क्या बनाएंगे? एक बायोटिक कम्युनिटी। लेकिन क्या अगर ये सारी चीजें हैं, जमीन ही हटा दो, नीचे से हवा हटा दो, पानी हटा दो, तो क्या हम लोग की जो कम्युनिटी है, हम लोग का जो गठबंधन है, बायोटिक कम्युनिटी में एक स्पीसीज आएंगी या कई स्पीसीज आएंगी? क्या हम लोग का गठबंधन जो है, क्या बगैर जमीन, बगैर पानी, बगैर हवा, बगैर मिट्टी के क्या हम लोग रह पाएंगे? अभी मैंने जितने, पीछे वाले बोलते ही नहीं यार, ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए, जमीन, हवा, मिट्टी, पानी, ये सब निर्जीव है कि सजीव है? हाँ, निर्जीव मतलब समझते हो, जिनमें जान ना हो, ये कहलाएंगी ए बायोटिक कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब संगठन, जो एक से ज्यादा लोगों के मिलने से बने, वो क्या कहलाएगा? कम्युनिटी। जो लिविंग लोगों की पॉपुलेशन है वो क्या कहलाएगी मिलकर? बायोटिक। और इसके अलावा जो मैंने जितने नाम लिए नॉन लिविंग वाले, वो क्या कहलाएंगे? ए बायोटिक। हम दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं और उस इकोसिस्टम का नाम है काकादेव। हम दोनों मिलकर, बायोटिक और ए बायोटिक, हम दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं और उस इकोसिस्टम का नाम क्या है? काकादेव। क्या ये बात मेरी समझ पाए? बोलते ही नहीं हो यार। बायोटिक कम्युनिटी में सिर्फ ह्यूमन आएगा? बोलो ह्यूमन या कोई भी स्पीसीज जो दूसरे पर फर्क डालती हो और दूसरी स्पीसीज उस पर फर्क डालती हो। अच्छा, इन्हें आसपास रहना होगा कि दूर दूर? ये क्या कहलाएंगी? बायोटिक कम्युनिटी। एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। एक बात पता है, एक मैं बता रहा हूं, एक जगह है, ठीक, उसे भूतिया घोषित किया गया था। ठीक, वाकई में पूरा होटल है, उसे भूतिया घोषित किया गया था। और मतलब आप जाओ, वहाँ रह सकते हो, ठीक। तो वहाँ से पूरा होटल सब लोग खाली करके चले गए। उसके बाद वहाँ कोई नहीं जाता। जब वो होटल था तो वहाँ पर कॉकरोच वॉकरोच सब रहा करते थे। आज वहाँ पर कॉकरोच वॉकरोच नहीं पाया जाता। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके होटल का खाना कॉकरोच खाता था, खाना बनना बंद, कॉकरोच वहाँ से हट गए। इसका मतलब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से फर्क। आज सब लोग कानपुर छोड़कर लखनऊ चलो, सुनो तो, काकादेव सुनो तो यार, काकादेव छोड़ो, क्या करो? काकादेव छोड़ो और हम खोलेंगे कोचिंग बिठूर में, एक जगह बिठूर में। काकादेव से सारे जानवर पलायन कर लेंगे किसकी तरफ? बिठूर की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या कहा, आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो अभी क्या है,
कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में फर्क डाल रही है और उस फर्क की वजह से एक संगठन बन रहा है, और उस संगठन को बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। लेकिन बायोटिक अकेले नहीं रह सकती है, उसे निर्जीव चीजें भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, उसे जमीन भी चाहिए, उसे मिट्टी भी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एबायोटिक कम्युनिटी। और दोनों मिलकर क्या बना हुआ है, सीधा बैठ सीधा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इको सिस्टम। यहां तक बात एकदम क्लियर हो तो हाँ बोल दो बेटा। अब सामने देखो, नहीं क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ है। हम लोग किस में आएंगे, बायोटिक के एबायोटिक? मिट्टी, मिट्टी किस में आएगी, मिट्टी। ओए डिप्रेशन की देवी, मुंह चलाओ। अच्छा अब सुनो, कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा उठा दो। कई बार ऐसा होता है कि हम, मेरी मम्मी थोड़ा, उनकी एज ज़्यादा हो गई है तो बचकानी हरकत करना शुरू कर दी, ठीक। अब जैसे, और ये मोर भाई रे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो इधर इधर, हाँ घुस जाओ। अब सुनो, हम लोग क्या करते हैं, हाँ जैसे मम्मी मेरी ये नाटक करती है, ए भैया जहाँ बरसात हुई है वहाँ हुई है कि नहीं? हम कहते हैं हाँ मम्मी हमारे यहाँ सुबह हुई थी। अच्छा हाँ, अभी दीदी से बात करें तो वो बताओ उनके यहाँ भी हुई है। अरे भैया आप कनाडा और तुम्हारे दीदी जाओ ना अमेरिका में ना रहते, सब आसे पास रहते हैं। ये जिले तो, ये जिले और ये लकीरें और सरहद तो हमने बनाई है ना, कि कानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ। ये कौन कानपुर, कौन प्रतापगढ़, कौन लखनऊ? भगवान ने हमें बना के नहीं दिया था। भगवान ने बना के आपको अर्थ भी नहीं दिया था। भगवान ने आपको बनाकर एक गोला दिया था, आप ही ने उसका नाम रख दिया अर्थ। बगल वाले को बोल दिया अपने पड़ोसी मुल्क को, अरे मुल्क बोले, पड़ोसी प्लेनेट को मार्स बोल दिया आपने। आपको ईश्वर ने गोले बना के दिए थे। बोलो बेटा, आपको ईश्वर ने गोले बना के दिए थे। तो हाँ, तो लखनऊ देखो, कानपुर देखो, और मऊ देखो, मऊ देखो, बरेली देखो, आजमगढ़ देखो, प्रतापगढ़ देखो, गोरखपुर देखो, खुशीनगर देखो, जौनपुर देख लो। इधर जिसके जिसके जिला का नाम हमारा बड़ा खुश हो रहे हैं, हाँ इधर आओ। अच्छा लोग ऐसे ही होते हैं, उनको अपने जिले से प्यार होता है। मुझे 1% नहीं, 1% होता ही नहीं ना। यूपी से कोई प्यार है, जो है हाँ कंट्री से है। अब कंट्री से है वो रहेगा, जिला पता नहीं कैसे, मेरा जिला। इधर आओ। अरे बाप ने बताया था जो तुम्हारा जिला है। आप सुनो बेटा, क्या कह रहे हैं सुनो। कहते हैं ये नाम आपने रख दिए, कुछ नहीं है। जब जैसा, बात मत करे मेरे भाई, स्टेज से सब दिखता है, कैसे ऐसे करके बात करो, बहुत पुराना तरीका है। ऐसे नहीं किया जाता, बात ऐसे की जाती। देखो हाँ बात तो सही है, चलो नहीं। अब जैसे मान लो फिर सर देखने लगे, सर देखने लगे, बस ये तरीका होता है बेटा। आंखों में आंखें डाल के इधर बात करो, इधर आओ। अब मेरी बात सुनो, जितना तापमान यहाँ का हो गूगल कर लेना, उतना ही तापमान प्रतापगढ़ का भी होगा, उतना ही मऊ का भी होगा। लेकिन वहीं चले जाओगे तुम राजस्थान, तापमान ज्यादा मिलेगा। वहीं चले जाओगे कश्मीर, तापमान बहुत कम मिलेगा। बोलो, लेह लद्दाख चले जाओगे तापमान कम मिलेगा। वहीं पर अभी तुम मौसिन राम या चेरापूंजी चले गए तो वहां बरसात मिलेगी आपको। मैंने क्या बोला, आपने पकड़ा नहीं। ये जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उनका तापमान लगभग एक जैसा। अगर प्रतापगढ़ में बरसात होगी तो कन्फर्म है कानपुर में भी होने वाली है। समझना बेटा, बादल पहुंचेंगे, ठीक। पहाड़ का तापमान एक जैसा, कश्मीर में जितने भी जिले होंगे उनका तापमान एक जैसा, राजस्थान में जितने जिले होंगे उनका तापमान एक जैसा। लेकिन हमारा और राजस्थान का तापमान एक जैसा नहीं होगा। हमारा और पोर्ट ब्लेयर का, पोर्ट ब्लेयर नाम सुना, टापू है, टापू है। तो हमारा और नहीं है, टापू का पोर्ट ब्लेयर स्टेट है, स्टेट है भाई, नहीं राजधानी, राजधानी पोर्ट ब्लेयर राजधानी अंडमान निकोबार स्टेट है। हाँ तो आप सुनो मेरी बात। तो कहते हैं बोलो बोलो, एक बड़ा लैंड एरिया, एक बड़ा इकोसिस्टम, ढेर सारा इकोसिस्टम,
जहाँ का तापमान, जहाँ की वर्षा नहीं, जहाँ की बरसात, जहाँ का तापमान एक जैसा होगा, वो एक इकोसिस्टम कहलाएगा, वो एक बायोम कहलाएगा। छोटा छोटा क्या बोला? इकोसिस्टम। बोलो बहुत है लंबा चौड़ा इकोसिस्टम। ऐसे मत बैठो, नहीं मुंह तोड़ दिया जाएगा। बोलो बहुत है लंबा चौड़ा इकोसिस्टम बायोम कहलाता है। समझ गए वाली बात? हम लोग का बायोम अलग है, कश्मीर का पक्का। अब सुन मेरी बात, समुद्र अपने आप में एक बायोम है, आप मानेंगे नहीं। पानी की बोतल दीजिए, ये नली वाला है। अब सुनो, सलाम वालेकुम। इधर देखो, एक बूंद पानी देख रहे हो? दिख रहा? एक बूंद पानी भी इकोसिस्टम है। बोलो हम नहीं मानते। श्योर शॉट है इनकी है, मैं चेहरा देख के बता रहा हूं, पानी में बैक्टीरिया होगा। श्योर शॉट में चेहरा देख के बता सकता हूं कुछ लोगों का। कहाँ से लेके आए हैं? इधर आओ, दुकान से लेके आई हो, हम जानते हैं। एक ही माल लाई थी, बार बार भर रही हूँ सही में। सुनो, एक बूंद पानी इसलिए इकोसिस्टम है क्योंकि पानी हो गया एबायोटिक कम्युनिटी। पानी आ जाएगा एबायोटिक में और बैक्टीरिया आ जाएगा बायोटिक। बायोटिक एबायोटिक मिलकर क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम। एक बूंद पानी भी इकोसिस्टम है, गड़ैया भी इकोसिस्टम, मड़ैया नहीं गड़ैया, गड़ैया भी इकोसिस्टम है, कुआं भी इकोसिस्टम है, तालाब भी इकोसिस्टम है, नदी भी इकोसिस्टम है, और बहुत बड़ी झील भी इकोसिस्टम है, पूरा सागर भी इकोसिस्टम है, और महासागर भी इकोसिस्टम है। लेकिन महासागर तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो इतने बड़े इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे? बायो। क्योंकि इतने बड़े इकोसिस्टम को आप एक साथ स्टडी नहीं कर पाएंगे। कितने लोग ये वाली बात समझ गए? सब लोग ऐसे से करें, ठीक? हाँ बेटा, हो गया बेटा, हो गया। धरती के जितने इकोसिस्टम है सब मिला दो, धरती के जितने इकोसिस्टम है सबको मिला दो, तो उसे बोलेंगे जीवन का गोला, अर्थात हमारी धरती, अर्थात बायोस्फीयर। क्या ये बात सब लोग समझ गए भैया? अच्छा एक बात बताओ, इकोसिस्टम में वैरायटी है या नहीं है? बायोम में है या नहीं है? बायोस्फीयर में है या नहीं है? नहीं है। जीवन तो सिर्फ अर्थ पे है ना, एक ही प्लेनेट पे है ना यार। अबे यार, जब कोई चीज एक ही है तो फिर कंपेयर किससे कर पाओगे? वैरायटी कैसे बोल पाओगे तुम? क्योंकि जीवन किस पे बेटा? अर्थ पे। अर्थ के अलावा अगर कहीं जीवन मिलता है तब हम बोलेंगे कि बायोस्फीयर में भी क्या है आपकी? बायोडाइवर्सिटी। कितने लोगों को क्लियर है? हाथ ऊपर कर लो बेटा, हाथ नीचे करो। विल्सन साहब कहते हैं आपको डाइवर्सिटी हर लेवल पे दिखेगी, लेकिन कहां तक? बायोम तक। एनसीईआरटी क्लियरली नहीं लिखी है, ये मैं बोल दे रहा हूं कि बायोस्फीयर में वैरायटी नहीं हुई है। तो विल्सन साहब कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहां तक गई है? बायोम तक। और ये जो थे ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। आपको पता है सोशियो बायोलॉजिस्ट क्या होता है? जो एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि एनिमल का बिहेवियर कैसा होगा। आपको ताजुब होगा जब आप जंगल विजिट करते हो और आप न जाने कितने सारे एनिमल्स को डिस्टर्ब करके आ जाते हो। कितने सारे एनिमल डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, ठीक, कुछ डर जाते हैं। कईयों की आप डेथ का रीजन होता है जब आप जंगल से गुजरते हो, क्योंकि कई आपके एकाएक आने से उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। बिल्कुल, इंसानों में ही नहीं आता है, जानवरों में भी आता है। और क्या, इसी मास्क लगा के जो नहीं डरेंगे। तो अब सुनो, तो एनिमल का बिहेवियर आपके जाने से चेंज हुआ या नहीं हुआ? इसकी स्टडी कौन करता है? सोशियो बायोलॉजिस्ट। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडम गिलक्रिस्ट, एडवर्ड विल्सन। यहां तक बातें एकदम क्लियर भैया? आइए, डाइवर्सिटी यहां पर मेनली हम 3 लेवल पर देखेंगे। डाइवर्सिटी मेनली यहां पर हम कितने लेवल पर देखेंगे? 3। सबसे पहला जेनेटिक, दूसरा स्पीसीज। बोलो यार, सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। हम और क्रिस गेल
आपको लगता है हम दोनों की नस्ल एक है? नस्ल एक नहीं बेटा, उसकी फसल देख रहे हो। अफ्रीकन यूजुअली लंबे ताकतवर होते हैं। सारी ताकत कल दिख गई थी। एक बात बता रहे, बोलो नहीं। अफ्रीकन ताकतवर होते हैं वाकई में, लंबे चौड़े अच्छे खासे मस्कुलर होते हैं। उनकी चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों उनकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। हार्ड वर्किंग होते हैं, दिमाग से बैल होते हैं। आप गेम को देख सकते हो ना, दिमाग से बैला है बहुत बड़ा वाला। इधर समझ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अब सुनो हमारी बात। अब कहते हैं, सुनो तो, कहते हैं अफ्रीकन लंबे चौड़े ताकतवर काले होते हैं। जो अरेबियंस है, अरेबियन नाम सुना, वहाँ के लोग लंबे चौड़े गोरे होते हैं। ठीक है, लंबे चौड़े ताकतवर लेकिन गोरे, लंबे चौड़े ताकतवर लेकिन गोरे। और जो अमेरिकन होते हैं, गोरे मतलब बहुत गोरे नहीं, ठीक ठीक गोरे। जो अमेरिकन होते हैं वो लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, पर हाईली मस्कुलर नहीं होते। और इंडियंस, हमारी हाइट एवरेज होती है, हमारा वेट एवरेज होता है, हमारी बॉडी एवरेज होती है, हम हार्ड वर्किंग होते हैं, पर हम ब्रेनी होते हैं। जो हमारी नस्ल वो ब्रेनी नस्ल मानी जाती है। ब्रेनी मतलब ठीक ठीक ब्रेन है। हम बिजनेस माइंडेड नहीं होते बिल्कुल भी, हम इमोशनल फूल होते हैं। हम लिटरली, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कहता है। इंडियंस ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल। वो अपने इमोशंस, अपने मम्मी, अपने पापा, अपना बेटा, अपनी बेटी, वो इसी में रहते हैं, उनको इसी में सुकून मिलता है। अमेरिकन ऐसे नहीं होता है, मम्मियाँ ही चेंज होती हैं। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट बात है। ये डिपेंड करता है कि मैं उनके कल्चर को गलत नहीं मानता हूँ, ये उनका कल्चर अपने का ओके है। ये कहलाती है एक स्पीसीज में मौजूद जीन्स की डाइवर्सिटी। एक स्पीसीज में मौजूद जीन्स की, जीन्स नहीं, जीन्स की डाइवर्सिटी, एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। सामने देखिए, आपको एक पेड़ दिख रहा होगा। यार ये प्लांट सही लग रहा है। एक पेड़ दिख रहा है, रुको यार, एक पेड़ दिख रहा है। इस पेड़ से ये ड्रग निकाला जाता है। ड्रग का नाम है रिजर्पाइन। ड्रग का नाम है रिजर्पाइन। कितने का मुझे नहीं पता, मुझे कोई दिल की बीमारी नहीं है, समझ गए। ये किसके काम आता हो? हार्ट डिजीजेस में। क्या लग रहा है, ये कौन सा माउंटेन लग रहा है? एक ही पता है, बोल दो। हिमालय। हिमालय है, ठीक है। हिमालय जो है इतनी ऊंचाई पे है, अगर आप कभी बहुत ऊंचाई पे जाओ, पहले बात मैक्सिमम लोग झेल ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत गिर जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन जब आप कभी हाइट पे जाओगे ना, आपके फेफड़े खुल जाएंगे एकदम, मतलब वाकई में तुम्हें पता चलेगा कि हवा इसको कहते हैं। अगर आप कानपुर की हवा जो ले रहे हो ना कंटिन्यूअसली, इतनी पोल्यूटेड है कि आप ये सोचो, देखो जो फैक्ट है, पोल्यूशन हमारे यहाँ बहुत है। अभी क्रिकेटर्स को दिक्कत हुई थी, नहीं हुई थी? हाँ, क्रिकेटर्स को दिक्कत हुई थी ना दिल्ली में। वो सब अलग बात है, IPL खेलते वक्त दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उससे पैसा बहुत मिलता है। लेकिन इतनी पोल्यूटेड हवा है कि मैं जीवन में जब पहली बार एक पहाड़ पे चढ़ा था, टॉप पे, भाई जी मुझे फील ही हो रहा था, मैंने कहा इसको सांस लेना कहते हैं। जब हवा अंदर जाती है तो फील होता है कुछ जा रहा है, मजा आता है भाई। हम लेटे रहे खूब फूके। नहीं, असल में ब्रजेश सर ने कह दिया मुझसे कि पहाड़ बहुत ऊंचा है सर, आप चढ़ नहीं पाओगे। तो क्या सर आप एक्चुअली में स्मोकिंग करते हो? तो मैंने कहा आप चढ़ लोगे? कर हम तो चढ़ ही लेंगे। उनको घूमने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, ठीक, और अच्छा शौक है। ओवर उनको बस तुरंत पहाड़। तो मेरे से वो कहे चढ़ नहीं पाओगे। मैंने कहा सर सुनो, सिगरेट को ब्लेम मत करना, सिगरेट फूकते चढ़ेंगे और ऊपर एक डिब्बी ख़त्म करेंगे। कह रहे सर फूकते, सर 1 किलोमीटर सीधे में है और गोलाई में जाना होगा आराम से सर ना। भाई 2 बार चढ़ा फूकते। जब टॉप पे गए
तो प्रत्येक कण जो फीलिंग दे रहा था अंदर जाते वक्त, सिगरेट से ज्यादा मजा हवा में था। लिटरली, हाँ सीरियसली, मन ही नहीं हुआ यार। वो एनवायरमेंट ही अलग है। तुम वहां के लोगों को देखो, उत्तराखंड के लोग अलग ही दिखते हैं साले, गोरे टमाटर जैसे। लोगों को देखना लेकिन वहां पर लो ऑक्सीजन होने की वजह से कई लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है। अब जो मैं बोल रहा हूं यहां तक सच था, अब जो बोल रहा हूं वो झूठ है। और भाई साहब, मैं वहां पहाड़ बैठा बैठा, ये वाला झूठ था, मैं वहां, ये वाला जो अब बोल रहा, मैं वहां बैठा बैठा तुरंत मुझे पहाड़ पे इतनी कम ऑक्सीजन में तुरंत उल्टी हो गई। मैं डर गया, मैं कहा सर ये क्या हुआ, मुझे उल्टी कैसे हो गई। नाम है रावोल्फिया वोमिटोरिया। वॉमिट याद रहेगा ना, हिमालय याद रहेगा। वहीं जब उल्टी क्या देखे रहे तो रिजर्व पाइन है, दिल मेरा धड़क रहा था एकदम, धड़ 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 धड़, वो तुरंत रिजर्व पाइन ठूस दिया मेरे मुंह में। बाद में पता चला रिजर्व पाइन की 2 वैरायटी है, वो रावोल्फिया वोमिटोरिया की। बोला करो पागल, रावोल्फिया वोमिटोरिया की कितनी वैरायटी है? 2। हाउ मच? 2। एक वैरायटी ये है, एक वैरायटी वो है, दोनों से ड्रग मिलता है रिजर्व। कुछ थोड़ा गौर से देखिए, 5.5 mg पर ml, 2.5 mg पर ml। बताइए दोनों की पोटेंसी, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है या समझ गए? ये इसलिए क्योंकि ये एक ही स्पीसीज की 2 अलग वैरायटी है। एक में वो ड्रग्स ज्यादा बन रहा है, एक में वो ड्रग्स का कंसंट्रेशन कम है। नेक्स्ट इज हर जगह, यहां भी लगी, यहां भी लगी, यहां भी लगी, यहां भी लगी, बहुत मारी यार। बतियावत रे देखे नहीं। आओ देखो, हाँ ये हो गया ना। हाँ अगला है, ये बताओ, जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो ऐसे करके फोटो खिंचाओ। अरे ऐसे, वो ऐसे करके फोटो खिंचाओगे ना, ऐसे करके। अरे ये विक्ट्री वाला सिंबल, अरे बोलो यार, वो ऐसे करके, यस आई एम सेलेक्टेड। इधर आओ, आई एम सेलेक्टेड, नाउ आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, आई कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। इधर आओ, हाँ सुनो, अब इधर आओ। हिंदुस्तान में, हाथ देखो बेटा, गेहूं की, चावल की 2 लाख वैरायटी है। हाथ ही नहीं देख रहे हो वैरायटी। हिंदुस्तान में चावल की 2 किसकी तरह बना है? वी की तरह। तो वी से क्या हो गया? वैरायटी। और चावल की वैरायटी तो 2 लाख है। 5 देखो, 5, और स्ट्रेन लिखा है, स्ट्रेन का 5 देखो, 5 किसी तरह लग रहा है एस, और यहां पर क्या दिख रहा है भाई? 5। तो इससे कभी भूलोगे नहीं, वैरायटी कितनी थी? 2 लाख, लेकिन स्ट्रेन कितनी थी? 50,000। ये बात क्लियर हो गई एकदम। दोनों में डिफरेंस क्या है अपन बाद में सीखेंगे, पहले याद रखना। चावल की कितनी वैरायटी है? 2 लाख। अरे 20 से देखो ना यार। और स्ट्रेन कितनी है? 50,000। मैंगो आम फलों का राजा है, 1 नंबर। अरे बताओ, 1 नंबर फल है कि 2 नंबर? 1 नंबर। कितनी वैरायटी पढ़ लो? दशहरी, लंगड़ा, चौसा, देखा है कि नहीं? मऊसा। यहाँ जो नाम लिखे उनमें शायद ही मैंने कोई खाए होंगे। अगला आता है स्पीसीज वैरायटी। कौन सी वैरायटी? डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ स्पीसीज डाइवर, तो बोलो डाइवर्सिटी। हाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी। हाँ तो स्पीसीज वैरायटी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोमल गुप्ता, स्पीसीज वैरायटी। एक स्पीसीज में मौजूद अलग अलग लोगों के जीन्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर बना रहे हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब होता है कि कहाँ पर कौन सी स्पीसीज ज़्यादा है, कहाँ पर कौन सी स्पीसीज कम है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? अच्छा, आपने 11th में हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो 11th की ज्योग्राफी में हमें डिटेल में सिखाया, नहीं वो छोटे बच्चों की ज्योग्राफी में भी है, डिटेल में सिखाया जाता है घाट। घाट क्या होता है समझना। सुनो, वेजिटेबल घाट। अरे यार इधर देखो बेटा, पहले बता दे रहा हूँ,
ये जो मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई एक्यूरेट मैप नहीं है और ये सिर्फ मैं पढ़ाने के पर्पज से जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर हिंदुस्तान बना हुआ है पूरा ऐसे करके। इधर, अरे भूल गए, सॉरी, नक्शा गलत है। देखो भैया, मैं इस चीज़ का समर्थक हूँ। देखो अच्छा, पाकिस्तान कहता है ना कि कश्मीर हमारा है, बोलता है ना, बोलता है कि नहीं बोलता है? मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल कश्मीर तुम्हारा है, लेकिन तुम हमारे हो। और जो जिसका है उसको दे दो। तुम्हारा कश्मीर जी लो, ले जाओ, लेकिन तुम आ जाओ। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है और बताओ, लेकिन तुम हमारे हो। अब बताओ, लॉजिक है कि नहीं है? जो जिसका है ले ले, आओ इधर आओ। कहते हैं ये एरिया देखिए, ये हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान की ताकत, पानी पानी पानी, तीन तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं, तीन तरफ से। एक तरफ बे ऑफ बंगाल तो एक तरफ इंडियन ओशियन, बहुत दूर तक। और यही हमारी ताकत है। अगर इधर पानी नहीं होता ना तो हम इतना फल फूल ना पाते। वास्तविकता जान लीजिए, हमारी पोजीशन इतनी खूबसूरत है वर्ल्ड मैप में, इतनी खूबसूरत है कि पूछो नहीं। सोचो कितने सारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, पनिए नहीं है। अब जितना व्यापार होगा वो किससे करोगे? पानी से करोगे। भाई चीज़ जाएगी शिप से ही जाएगी, बस से थोड़ी जाएगा। सीधी सी बात है भाई, क्योंकि शिप जो होता है वो ज़्यादा माल लोड करेगा। अब इसी से हमारा व्यापार चल रहा है और यही एक बहुत बड़ा खेल हो जाता है। आप मानसून सुनते हो? मानसून आ रहा, बारिश आ रही। मानसून कुछ नहीं होता है, मानसून बादल को बोलते हैं। वो कौन से बादल होते हैं? ये जो इधर का पानी है समुद्र का, ये भाप बन के उड़ा। सुन ही नहीं रहे हो यार, समुद्र का पानी भाप बन के उड़ा। अब मजेदार बात सुनो, मजेदार सुनो, जो हवाओं का रुख होता है ना वो फिक्स होता है। एटलस, उसके लास्ट में एयर की डायरेक्शन दिखाई जाती थी। तो मैं छोटे में कि ये कौन सी बात, हवाओं का रुख कैसे फिक्स हो सकता है? लो रुख बदल दिए। तो हवाओं का रुख फिक्स होता है। जून जुलाई के पास ये यहाँ की जो बात, हवाओं का रुख ऊपर की तरफ होता है, ऊपर मतलब हिंदुस्तान की तरफ। और इसीलिए जून जुलाई में बरसात होती है। आपने नोटिस किया होगा जून जुलाई में बरसात क्यों होती है? क्योंकि हवाओं का रुख इधर होता है। और थैंक्स टू माउंट एवरेस्ट, थैंक्स टू हिमालय पूरी रेंज को बोलते हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ बरसात नहीं होती। हिमालय है, इस वजह से बरसात हो रही है, क्योंकि बादल को रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो बादल को रोकने के यहाँ पर पहाड़ है। जब बादल इधर रुकते हैं तब पूरे हिंदुस्तान में होती है ताबड़तोड़ बरसात। क्लियर? हाँ, क्लास के बाद देना है। ताबड़तोड़ क्या होती है? बरसात। अब समझना, एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। और पहाड़ों की एक यहाँ पर श्रृंखला पाई जाती है, ठीक? और चुप रहो यार, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, वो पहाड़ है वो। और इधर भी पाई जाती है। बताओ कहां पर श्रृंखला कंटिन्यूअस है? वेस्ट या ईस्ट? आधे ज्यादा कंफ्यूजन ईस्ट वेस्ट का ही। वेस्ट साइड पहाड़ की श्रृंखला कंप्लीट है ना, लेकिन क्या ईस्ट साइड कंप्लीट है? तो जब अब हवाओं का रुख देखिए कैसे होता है। हवाओं का रुख तो सिर्फ उनके आने से ही बदलेगा। हवाएं ऐसे चलती हैं और ऐसे जाती हैं ऊपर की तरफ, ठीक? समझ रहे हो? आपकी बड़ी मजेदार चीज बताएं, माउंट एवरेस्ट पर मछली का फॉसिल मिला है। रीसेंट बात कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप में आया था। और मेरा एक ग्रुप है, बच्चों वाला नहीं, वो बुजुर्गों वाला है। मछलियों का फॉसिल मिला था। आप कुछ लोग सर कौन खाई फेंक दे ना, मछलियों का फॉसिल इसलिए मिला था क्योंकि पहले माउंट एवरेस्ट समुंदर के अंदर था। ये कभी ये समुद्र की तली बनाता था,
समुद्र में दो प्लेट्स टकराई और उठ गई। जब दो कार टकराती हैं, जब दो कार सामने से स्पीड में टकराओ, मोमेंटम में, सॉरी स्पीड नहीं, मोमेंटम बोल रहा हूँ, टकराओ तो उठ जाएंगी। अरे दोनों हाथ ऐसे फोर्स लगाओगे तो उड़ जाएगा। दो प्लेट्स टकराई, भयानक भूकंप हुआ और खट से पहाड़ उड़ गया। और तब जाकर ये पूरी श्रृंखला बनी थी, वरना हिंदुस्तान में बरसात होती नहीं, क्योंकि पानी रुकता ही नहीं। समझ रहे हो बेटा, ये सब तुम्हारा रेगिस्तान होता, ये सब तुम्हारा क्या होता? अगर ये सब रेगिस्तान होता तो यहाँ कैमल होते और कैक्टस होते जगह जगह पे। यहाँ पर पूरे में रेत होती। इसका मतलब ए बायोटेक ने बायोटेक पे फर्क डाला। अरे भैया जून जुलाई में जितना भी हवाला चल रहा है, पानी जितना भी चल रहा है, वो सब माउंट एवरेस्ट की देन है। वो हवा जब इस पहाड़ की श्रृंखला से टकराएंगी तो भी बरसात होगी। तो मैं रीजन दिखा रहा हूं, ये रीजन जितना पहाड़ से इधर की तरफ है, ये रीजन जितना पहाड़ से इस तरफ है, ये कहलाता है ईस्ट वेस्टर्न घाट। कौन सा घाट? और ये रीजन जो पहाड़ के इधर है, ये कहलाता है ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कहां पहाड़ कंटिन्यूअस है? कहां पानी ज्यादा लड़ेगा? बोलो। तो कहां बरसात ज्यादा होगी? जहां बरसात ज्यादा वहां पानी ज्यादा। पानी में एम्फीबिया रहता है, मतलब उधर एम्फीबिया ज्यादा। अरे यार, जहां पहाड़ ज्यादा वहां बरसात ज्यादा, जहां बरसात ज्यादा वहां एम्फीबिया ज्यादा। नहीं समझ पाए? जहां एम्फीबिया ज्यादा वहां पानी ज्यादा मत बोल देना। ऐसा नहीं मेढक की जगह इकट्ठा कर दो तो मेढक टर करता है तो बरसात होती है। वो सब फर्जी चीजें यहाँ नहीं होती है। क्लियर? हमें तुम्हारी साइंस भाई वाली लग रही, पतीले में मत खाओ नहीं सारी दिन पानी बरसेगा। आइए, कहां पर कौन सी स्पीसीज ज्यादा पाई जाती है? कहलाती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो, हिंदुस्तान, गोवा, हम जाते ही इधर आओ, गोवा ये है। जूम करने से कुछ नहीं दिखता है, जूम करिए क्या पता कुछ दिखे। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में कहां पर एम्फीबिया ज्यादा है? वेस्टर्न। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहां पर ज्यादा तरीके के इकोसिस्टम है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से ज्यादा वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम किसी के पास नहीं है। यू मस्ट हैव टू प्राउड ऑन योर लोकेशन। आपको अपनी लोकेशन पे प्राउड करना चाहिए। आप इतनी सटी जगह लोकेटेड हो, इधर से समुंदर, इतनी सारी नदियां, हिमालय हमारे सर पर। नहीं समझे बात को? हिमालय की सारी नदियां अपनी। बोलो भाई, कितनी नदियां ब्लॉक करते तो पाकिस्तान पनिये ना पहुंचे। हाँ, पानी पहुंचेगा ही नहीं। क्यों बंद कर दे भाई? उस मुल्क में लोग नहीं है क्या? ये बंद करना नॉन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से ऊपर थोड़ी कुछ हो जाएगा। और वहाँ के कुछ बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना है, देखो मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, देखो जैसे हमारे यहाँ लोग हैं वैसे उनके यहाँ लोग हैं, और वो हमसे कुछ अलग नहीं है। अगर आप मानते हैं कि वो आपसे कुछ अलग है तो कुछ अलग नहीं है। जैसे आपके यहाँ बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वैसे उनके यहाँ भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ उन्हें गाली देने वाले होते हैं, उनके यहाँ हमें गाली देने वाले भी होते हैं। और हमारे यहाँ जैसे शांति और अच्छी बात करने वाले हो तो उनके पास भी बहुत होते हैं। लेकिन थोड़ी सी इलिटरेसी ज़्यादा है। तो एक लोगों ने कहा कि बताओ, पानी छोड़ देते हैं हम लोग के ऊपर, बाढ़ आ गई तो क्या आ गई? कह रहे बताओ, ये नहीं कि आप हमारी झील है तो हमने एक बना रखी आर्टिफिशियल डैम, झील नहीं डैम, तो हम पानी रोक सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो एक लेवल तक रोका जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। हमारा काम हो गया, ले जाओ। ठीक है, बताओ, पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गई तो क्या होगा? साले बाढ़ नहीं, सूखा आएगा, तुम बाढ़ के चक्कर में कहाँ पड़े। तो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी गजब की है। अमेरिका वो अपनी टेक्नोलॉजी से हमसे आगे हैं। वो हमसे डाइवर्सिटी में घंटा नहीं जीत पाएंगे। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब इतने से तो मुल्क हैं, इतने से मुल्क हैं। नक्शे में जरूर आते नहीं, कायदे से ढूंढना पड़ता है जूम करके उनको।
लेकिन हम लड़ नहीं सकते उनसे, ये भी बता दे रहे हैं। ना हम जर्मनी से लड़ पाएंगे, ना मिडिल ईस्ट लड़ पाएंगे, ना हम अमेरिका और ना हम रशिया से लड़ पाएंगे। 4 सर वहां लड़ना नहीं, वहां दोस्ती कर देंगे सर। ये 4-5 मुल्क ऐसे हैं जिनसे हम नहीं लड़ सकते अभी करंट सिचुएशन में, लेकिन हाँ, इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो हम लोग से जीत पाए। हाँ बेटा, इजराइल का नाम नहीं लिया जाता, अलग वो प्रो लेवल पे लड़ते हैं। तो अब क्या है, क्योंकि हमारे मित्र राष्ट्र कौन है, इजराइल और रशिया, इस वजह से हमारी लड़ाई होगी नहीं किसी से, सीधी सी बात है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या करेगी समझिएगा। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बताती है कि जितने आपके पास तरह तरह के इकोसिस्टम, उतने आपके पास तरह तरह के ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो रहेगा फ्रेश वाटर में वो मैराइन में नहीं, और जो मैराइन में वो फ्रेश में नहीं, जो पहाड़ पे वो प्लेन पे नहीं, प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन मतलब सपाट, जैसे कानपुर लखनऊ ये सब, और जो प्लेन में रहेंगे वो पहाड़ पे नहीं। क्या ये बात हमसे समझ पा रहे हो आप लोग? और अमेरिका के पास क्या है, ठंड और ठंड और ठंड, यही है। गर्मी नहीं, जिसे तुम गर्मी बोलती हो ना, उसमें तो पागल हो जाएंगे। जिसे हम लोग ठंडी बोलते हैं वो कहते हैं इट्स वेरी हॉट, उनका टेम्परेचर -20 चला जाता है भाई, -20। ये देखिए, ये है कुछ हमारे हिंदुस्तान की कहानी। उससे पहले देखिए, एक महाभारत कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने पढ़ी है? वे पढ़ी ही नहीं कभी, सिर्फ 2-3 लोगों ने पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है। महाभारत में एक किरदार था, नाम सब जानते, शिखंडी। हाँ, ये शिखंडी वाला हीरो तो है ना, पूरा नर था ना पूरा मादा, जानती हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि शिखंडी बनना चाहोगे, क्या बोलोगे, यस या नो? बोलो नो वे। एक शिखंडी कंट्री है, नाम है नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन नहीं पढ़ा जाता, शिखंडी। बोलो शिखंडी। मारे जब ये गिरा की शिखंडी, बोलो नो वे। जो नहीं बोलेगा वो पक्का बनेगा अगले जन्म में। अच्छा, अब सुनो, कहते हैं कि ये कुछ छोटे छोटे मुल्क हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, ठीक है, समझना। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है, आइसलैंड में ग्रीनरी है और ग्रीनलैंड में आइस है ना। तो ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, तुम्हें क्या लगता है हिंदुस्तान ने कितनी देर में लपेटेगा? हिंदुस्तान ने कितनी देर में लपेट देगा? नहीं बेटा, धमकी से लपेट देगा। कहेगा सुनो, इज्जत से हट जाओ, इज्जत से हट जाओ, आना ना पड़े हमें, ठीक है। तो ये खत्म, इनका खेल खत्म, क्योंकि ये मुल्क बहुत छोटे हैं, इनकी प्रॉपर आर्मी ही नहीं। इतने छोटे मुल्क है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ से लखनऊ समझ लो। हाँ, अब आप कहेंगे सर छोटा तो इजराइल भी है। बेटा वो छोटा नहीं, वो छोटा पर मोटा है, उसका खेल दूर। टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और कुछ नहीं। टेक्निक जिसके पास जितनी बड़ी होगी वो उतना खतरनाक होगा। अब ये छोटे छोटे मुल्क तकनीक में भी बहुत नहीं उठ पाए, तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में बैठे के देख यार अपन छोटे छोटे हैं, कोई बड़ी मछली आके अपन को खत्म ना कर ले, ठीक है। तो मान लो क्लास का एक लंबा चौड़ा लड़का है, अगर वो आपको परेशान करता है तो 5-6 पतले दुबले कर मिलके पेल देंगे ना, तो फिर वो गया हो, ठीक, कुछ ना करो, बस मर्ची झोंको फिर। अब क्या करो, तो अब क्या हुआ, ये छोटे छोटे मुल्क क्या करेंगे, इन्होंने मीटिंग करी कि भाई देखो हम अपना अलग अलग राष्ट्र रखेंगे, लेकिन आपन में कोई बैरियर नहीं, ना कोई वीज़ा ना कोई पासपोर्ट, तुम्हारी करेंसी मेरे यहाँ चलेगी, मेरी करेंसी तुम्हारे यहाँ चलेगी। हम में से किसी एक के ऊपर हमला होने का मतलब हम सब पे हमला, और मिलकर इसको बोला गया शिखंडी कंट्री, अर्थात स्कैंडिनेवियन कंट्री। अभी स्कैंडिनेवियन है तभी तो आपस में इस तरीके का डील कर रहे हैं। एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे, वहाँ पे साल भर ठंड रहती है। आइए वहाँ का गर्मी का मौसम देखते हैं। ये गर्मी है साला, भले कुछ फिगर ऐसे होते हैं ना, देख के टेम्परेचर का एहसास हो जाता है। ये फिगर ऐसा है कि देख के आपको एहसास हो रहा होगा सर ये गर्मी बाकी। जी हाँ, ये गर्मी है। ये गर्मी का पीक जब चल रहा था उस टाइम का फोटो है।
गर्मी का जो पीक चल रहा था उस टाइम का फोटो है। खैर इन देशों की मैं एक तारीफ करना चाहूँगा, ठीक है, ये आंखों देखी बात है। इन देशों की एक तारीफ ये है कि ये अपने मुल्क से वाकई में प्यार करते हैं। अगर आपने वहाँ पर फाड़ कर रैपर फेंक दिया, वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप मेहमान हो उनके, ठीक है। वो खुद उठाएंगे, जाके डस्टबिन में डाल देंगे। बड़ी बड़ी कार से चलने वाला आदमी अगर वहाँ पर कूड़ा कचरा कुछ देख लिया ना, तो बड़ी से बड़ी कार से चल रहा होगा, वो उतरेगा, उतना कूड़ा उठाएगा, डस्टबिन में डालेगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं एक की बात कर रहा हूँ, कईयों की बात कर रहा हूँ। सब एक जैसे थे। एक स्टैच्यू था उनके कोई होंगे जो भी अपने मानते होंगे, तो उस पर एक चिड़िया बीट करके चली गई, ठीक। एक आदमी आया, महंगी गाड़ी से उतरा, वो आराम से स्टैच्यू देख रहा था, बीट की, उसने फिर जेब से रुमाल निकाला, पोंछा, डस्टबिन में डाला और चला गया। ये अपने हेरिटेज से इतना प्यार करते हैं। और हमारे यहाँ हेरिटेज लिखा होता है राधा संघ। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है कि कहीं चले गए तो रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट की दीवार पे दिल बनाएंगे और तीर गाड़ेंगे। देखा होगा। वो सोचिए, वो अपनी हेरिटेज से इतना प्यार करते हैं कि कूड़ा आप फेंक रहे हो तो वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे, वो उठा के डाल दे। और हमारी साइकोलॉजी शुरू से बन गई, अगर कोई खा के रैपर डाल रहा है रोड पे, आप में से कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को बचपन में आपको फील नहीं कराया गया कि कोई आपका मुल्क गंदा कर रहा है। आप समझे नहीं हमारी बात। जिस दिन तुम ये फील कर लोगे, तुम खुद कूड़ा नहीं फेंक पाओगे कि कोई आपका अपना। अब बताएंगे भारत माता की जय, ये कौन सा जय चल रहा है? मतलब उसी पे तुम फूक भी रहे हो, उसी पे तुम रैपर भी फेंक रहे हो, उसी पे तुम कूड़ा भी मार रहे हो, और अंत में कुछ भी हो लेकिन भारत माता की जय। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। उनका क्या एटीट्यूड है? उनका एटीट्यूड है, वो कहते हैं मेरे देश की धरोहर है, अगर हम नहीं बचाएंगे तो इसे कौन बचाएगा? कोई बाहर ही आके बचाएगा क्या साला? और ये है, ऐसे हैं यहाँ के लोग। और अब देखते हैं हिंदुस्तान, छोटा सा मुल्क, ये छोटा है, ये छोटा मुल्क तो में लग रहा है, अबे वर्ल्ड मैप में इतना बड़ा दिख रहा है हिंदुस्तान। व्हाट अ लोकेशन। बगल वालों को बहुत सताया है बेचारों को, कहीं का नहीं छोड़ा यार। और इधर ये वालों को कल बहुत मारा यार, इधर वालों को। तो हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है भाई, विथ a lot of biodiversity, with a lot of variety। वर्ल्ड में अगर टोटल जमीन, मोबाइल लग दो सना, बिल में चले जाओगे। सुनो, हिंदुस्तान की टोटल अगर मैं बात करूं, अगर 100% एरिया है हिंदुस्तान का, तो 2.4% एरिया अकेले हिंदुस्तान का है। वर्ल्ड में 2.4% ज़मीन अकेले हिंदुस्तान की, और ये कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं हुई, ये बहुत बड़ी ज़मीन हुई। आप समझना, वर्ल्ड में 2.4% ज़मीन, और हमारी अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखिए, रेगिस्तान से लेकर रेन फॉरेस्ट तक, रेन फॉरेस्ट से लेकर मैंग्रोव तक, कोरल तक, वेटलैंड, ये तो हमारे यहाँ काफ़ी दिख जाएगा, ये तो बहुत जगह दिख जाएगा। वेटलैंड से लेकर एस्चुरी, एस्चुरी का मतलब चिड़चिड़ी नहीं होता है, एस्चुरी का मतलब ये देखो एक नदी आ रही है, दिख रही है, अब दूर से नाला दिख रहा होगा लेकिन ये नदी है। ये जो नदी है, जब नदी समुंदर से मिलती है, तो ये एरिया जहाँ पर नदी समुंदर से मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एस्चुरी। समझ पाए? कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिन्हें एस्चुरी में ही रहना पसंद होता है, ना वो नदी में जाएंगी ना वो समुद्र में जाएंगी, क्योंकि समुद्र का इतना नमक वो झेल नहीं सकती, और नदी में इतना कम नमक है वो रह नहीं सकती। इस वजह से उन्हें बीच का चाहिए होता है। बीच का कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर नदी किससे मिल रही हो? समुद्र से। हमारे यहाँ एल्पाइन मिडो से लेकर ओसी तक सब मौजूद है। ये है हमारी धरती का पिछले 600 मिलियन ईयर्स में जो परिवर्तन हुए हैं। मन से देखिए, 600 मिलियन ईयर पहले जा रहे हैं। 600, लाइट बंद करते हैं। और मेरा चेहरा देख के करोगे क्या? वैसे भी बाल नीलम में अच्छा नहीं लग रहा हूँ, बंद कर दो। हाँ, जैसे बाल बढ़ा के सलमान खान लगते हैं, लगना ही नहीं है। लगते आई डोंट वॉन्ट टू बी सलमान खान, आई वॉन्ट टू बी साहिल सिद्दीकी एंड आई एम। भैया 600
600 मिलियन ईयर एगो, थोड़ा धरती का दर्शन कीजिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। 5 बार धरती पर जीवन खत्म हो चुका है। आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, 5 बार धरती पर जीवन समाप्त की कगार में पहुंच चुका था। ये 6ठी बार चल रहा है, इसीलिए इस युग में छक्के पाए जा रहे हैं। और पिछली 5 बार जितनी तेजी से जीवन खत्म हुआ है, उसकी तुलना में इस बार जीवन खत्म होने की जो रेट है वो 100 गुना तेज है, 100 गुना तेज। एंड द फिंगर इज अपॉन यू, तुम इसके जिम्मेदार हो। बर्फ गली, फिर धरती में परिवर्तन हुआ। देखिए धरती का नक्शा भी कितना बदल रहा है ना लगातार। देखो अभी सब जुड़ा हुआ था, पहले इसको बोलते थे पैंजिया, मैं जानो वो सब नहीं, ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ा रहा है। तो ये पूरी धरती एक थी, हाँ सब कुछ एक था। एंटार्क्टिका अपन से जुड़ा हुआ था। एंटार्क्टिका में हमें पाम ट्री मिला है, और पाम ट्री गर्म इलाकों में रहता है। इसका मतलब एंटार्क्टिका कभी गर्म था, गर्म था मतलब हिंदुस्तान से जोड़ा गया है। आप वर्ल्ड मैप लेना, सारे कभी किया होगा 100%, सारे कंटिनेंट्स काट के उन्हें जोड़ने की, फिट करके एक बनाने की कोशिश की होगी, कभी नहीं की। बहुत बढ़िया बेटा, बस तुम करीना और कटरीना काटते हो और बस सुनो। फिर देखो धरती में परिवर्तन, ये टुकड़ा अलग हुआ, फिर देखो सारे टुकड़े अलग हो रहे हैं, फिर देखो जुड़ा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, वो आज की धरती है। सोचिए धरती में लगातार परिवर्तन हो रहा है, कंटिन्यूअस। मैं हमेशा कहता हूं अगर नेचर चेंज हो रहा है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। जो चेंज होगा वो बचेगा, जो चेंज नहीं हो पाया वो। धरती ने ना जाने, देखो धरती ने ना जाने कितना लंबा इतिहास झेला है। एक साहिल सिद्दीकी में अपना इतिहास लिख रहे हैं, कितना इतिहास झेला है। देखो हर शहर की एक कहानी है और बड़ी लंबी कहानी है, और आधी से आधी मतलब 99.9% दफन है, पता ही नहीं सच क्या था, पता ही नहीं सच क्या था। अब क्या है समझो, बिल्कुल ऐसे समझो, इस टाइम अगर कोई हो, मान लो एकाएक काकादेव में कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक चेंज हो, हम सब मर जाए, ठीक है, और उस टाइम का एक बंदा बचा रह गया मान लो गलती से, और उसने कोई वीडियो देख लिया लेकिन उसे एक्यूरेट नहीं पता चला कि बिहार का या कहीं का है ना। तो और वो लोगों को क्या बताएगा कि ये टीचर हैं थे, वो यही बताएगा। सेम ऐसा हमारे इतिहास के साथ हुआ, मैं मजाक नहीं करता बेटा, ध्यान रखो। सेम ऐसा हमारे इतिहास के साथ हुआ। मान लो मेरे लिए अकबर एक अच्छा राजा था, ठीक है, लेकिन मान लो मेरे किसी रिलेटिव को उसने सजाए मौत की सजा दी थी क्योंकि उसने चोरी की या कुछ किया था, तो मैं उसकी बुराई लिखूंगा कि तारीफ? सिंपल। तो अगर इतिहास में कहते हैं ना कि ये अच्छा राजा था, ये बुरा राजा था, ये गंवार लोगों की सोच होती है। कोई राजा ना बहुत अच्छा था, कोई राजा ना बहुत बुरा था। जिसने जनता के लिए किया वो अच्छा था, और हर इंसान अच्छा होता है और हर इंसान बुरा होता है। धरती ने ये भी फेस किया, 500 किलोमीटर का एक पत्थर धरती पर गिरता है, सॉरी 250 किलोमीटर का एक पत्थर धरती पर गिरता है। आपको ये बात पता नहीं होगी, पता है? ढाई 250 किलोमीटर आप सोचो, यहां से प्रतापगढ़, इतना बड़ा पत्थर ऊपर से गिर रहा है। वो पत्थर जब गिरता है धम्म से, तो एक्चुअली में वो हवा में ही एयर रेजिस्टेंस की वजह से आग का गोला बन गया। चमक इतनी ज़्यादा कि कहते हैं 90% डायनासोरस उस चमक को देख के अंधे हो गए थे मरने से पहले। सोचो इतना बड़ा गोला तो ऊपर से आ रहा हो, तुम देख रहे हो इतना बड़ा आग का गोला। 90% डायनासोर इतना ज़्यादा वो हीट हो गया था कि वो उसकी चमक को देखकर अंधे हो गए, और बड़े बड़े धमाधम गिरे, ठीक है, गोले। तो जितने भी बड़े बड़े डायनासोरस थे वो तो गए, उनका काम लग गया, वो तो भाई दब गए, मर गए, खत्म, तबाह। और जो उड़ने वाले डायनासोरस थे वो लेकिन उड़ के ऊपर बैठ गए, समझना, क्योंकि पूरा पत्थर एक साथ नहीं गिरा था ना, कई सारे थे। तो अब क्या हुआ, उड़ने वाले सोचे हम तो भैया बच गए, हम तो उड़ रहे मस्त हवाओं में। समस्या क्या हुई कि जब वो धरती पर पत्थर गिरा तो उससे फिर धूल उठी, और धूल ऊपर गई और वो कंडेंस होकर फिर पत्थर बनी, फिर पत्थर गिरा।
उड़ने वाले भी गए। फिर जो बचे कुचे थे डायनासोरस, वो यूं मर गए कि धूल 2 महीने तक हटी नहीं आसमान से। 2 महीने तक धूल हटी नहीं, 2 महीने तक फोटोसिंथेसिस नहीं, 2 महीने तक फोटोसिंथेसिस नहीं, तो प्लांट को खाने वाली नहीं। इसका मतलब डायनासोरस जो एनिमल्स खाते थे वो भी मर गए। अब आप कहोगे तब तो जीवन समाप्त हो गया, गलत। एक बचा था, बहुत प्यारा था, शिरू। शिरू बिलपुक्का खोद के अंदर घुसा हुआ था। छोटा था, इसका एक फायदा था, कभी उसके छोटेपन होने का उसका नुकसान था। देखो, कभी भी कोई लक्षण अच्छा और बुरा नहीं होता है, लक्षण प्रकृति के हिसाब से डिसाइड होता है। इतना अच्छा है यार, वाकई मतलब पिछले 10 सालों में कितनी भयानक है, टीचिंग इंप्रूव कर ली है, कितना दार्शनिक बात बोल देते हैं ना, अच्छा लगता है। मुझे आज भी याद है इसका लेक्चर जब मैंने पहली बार लिया था। हाँ, तो प्रकृति अपने आप को लगातार चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, कोई भी लक्षण बुरा नहीं होता है। समस्या होता है कि अगल बगल का, वह सीधा बैठ, वह सीधा बैठ, अगल बगल का नेचर कैसा है ये बताओ। अगर मैं तुम्हें हाइड्रोथर्मल वेंट में डाल दूंगा तो तुम सरवाइव कर पाओगे? हाइड्रोथर्मल वेंट में डाल दूंगा तो सरवाइव कर पाओगे? लेकिन उस बैक्टीरिया को चाहिए। तो उस समय शुरू छोटा था, छोटे होने से उसकी फूड की डिमांड, ठीक। और शुरू पहला मैमल इसलिए कहलाया कि इसके बच्चे छोटे थे, वो बेचारे खाने बाहर निकले, डायनासोरस खा ले उन्हें, वो डेवलप ही नहीं हो पाते थे। तो शुरू की बनी मेमोरी ग्लैंड, ताकि माँ तेज भागती थी, माँ खा पी के आ जा दूध बनाए, बच्चों को दूध पिलाती थी, बच्चे अंदर ही रहे। और ऐसे आए धरती पर पहली बार मैमल्स। क्या डायनासोरस के टाइम में तुम होते ही तुम्हें छोड़ते? हाँ बेटा, जीजा लगते, कुछ बचे रह गए। और ये आज की आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, ये कितना संघर्ष की आप सोच नहीं सकते। 600 मिलियन सालों में हम हर स्पीसीज ने बहुत संघर्ष किया, कुछ हमारा साथ छोड़ दिए और कुछ हमारे साथ बीच में हमें ज्वाइन किए। हम खुद बहुत लास्ट में ज्वाइन किए और तब जाकर ये नेचर के साथ लड़ते 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 आज ये बायोडाइवर्सिटी मिली। लेकिन ये खूबसूरत सा जो आपको चित्र दिख रहा था, वो कुछ दिन बाद चित्र ही रहेगा, क्योंकि 200 सालों से कम समय में वी कैन लूज ऑल वेल्थ। धरती ऐसे वीरान रहेगी, तो मैं अकेला टहल रहूँगा नहीं, मैं रहूँगा वो कन्फर्म है पहले, मतलब मेरा वाला सिस्टम अलग चलता है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तरह तरह की कि कैसे प्रकृति को बचाएं। इस तरीके की मीटिंग करके अपना समय और मेरा समय और आपका समय भी बर्बाद करते हैं, क्योंकि बड़े लंबे लंबे नाम होते हैं जहाँ ये लोग मीटिंग रखते हैं, उन्हें याद करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो बेटा इस तरीके की मीटिंग चल रही है और इन मीटिंग का रिजल्ट कुछ नहीं है, रिजल्ट इज नन, कोई रिजल्ट नहीं है। अल्टीमेटली बस रिजल्ट में ये बोलना चाहूँगा कि 30 साल का मैं हूँ, ठीक है, 100 तक मुझे जीना है, 70 मेरे और बचे हैं। हाँ 70 क्या देख कर रही है, 70 बचे हैं, हाँ 70 पूरे खालिस बचे हैं, वो 70 साल जवान रहूँगा, 70 मेरे बचे हैं और धरती जा रही 200 में। तो अपन हम लोग कैसे बेटा, सेफ। गलत सोच, जो लिगेसी आपको आपके गार्जियन से मिली वो आपको आगे पास करनी है। सर हम तो कर लेंगे, आप अपना बताओ। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।